वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक इंसान जो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन वह बहुत कमजोर था, परंतु उसे आर्मी में ले लिया जाता है। फिर उसे एक मशीन द्वारा ताकतवर बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियों के कारण उसे 70 साल बर्फ में दबे रहना पड़ता है। तो चलिए मार्वल की एक और फिल्म की शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट। फिल्म ऐसी जगह दिखाना शुरू करती है जो बेहद ठंडी जलवायु में तब्दील हो रही थी। वहीं एक विमान पाले के नीचे दब गया। यह यहां तक कैसे पहुंचा? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुसंधान दल ठंडे क्षेत्र को लेजर से ड्रिल करता है और वे विमान में घुस जाते हैं। शाबाश! वहां प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अनुसंधान दल के सदस्य को एक चीज की झलक मिलती है। यह कैप्टन अमेरिका की गोलाकार ढाल की तरह दिख रही है, क्योंकि वह तारे के साथ नीला और लाल था। तो वे निश्चिंत हैं कि यह अमेरिका के कैप्टन की ढाल है। लेकिन यह कहां से आया? क्या वह भी विमान में होंगे? मैं नहीं बताऊंगा। कई सवाल उठते हैं। अब कहानी अतीत की ओर चलती है, जहां एक ऐसा शहर नजर आता है जहां जर्मन सैनिकों का बोलबाला था। वे अपने नेता के आदेश पर एक प्राचीन और रहस्यमय वस्तु की खोज कर रहे हैं। जब कोई भी उसे ढूंढने में सफल नहीं हुआ, तो सेनापति स्वयं एक पुजारी से मिलने जाता है, जहां उसे क्रिस्टलीय क्यूब मिलता है। वह यह जानते हुए भी इसे चुनता है कि यह वास्तविक नहीं है। वह पुजारी से पूछता है, वह वस्तु कहां है? किधर है? किधर है? जिसे मैं खोजना चाहता हूं। जब पुजारी उसे उत्तर नहीं देता, तो वह कमांडर उस अवास्तविक क्रिस्टलीय घन को तोड़ देता है और वह उससे फिर पूछता है, मुझे बताओ वह कहां है? पुजारी ने उससे कहा, नहीं, यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो और वह चीज केवल ईश्वर द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसमें इतनी प्रबल शक्ति को सहन करने का साहस था। जब पुजारी कुछ नहीं बताता, तो वह खुद ही उसकी तलाश में लग जाता है। वह एक दीवार को बहुत रहस्यमयी मानता है। इस पर फिक्स बटन लगा हुआ है। जैसे ही वह उसे दबाता है, एक बॉक्स दिखाई देता है। वहां असली क्रिस्टलीय घन है। जान दे देंगे इसके लिए। किन तारों से प्रकाश उत्सर्जित करना है? अब यहां से सीन पलटता है। पिछली घटना को 1 साल बीत चुका है। A few inches later. यहाँ कई हमउम्र लड़के नजर आते हैं। वहां एक और लड़का भी है जिसका नाम स्टीव है। वह इस फिल्म के मुख्य किरदार भी हैं। अब स्टीव का सपना सेना में भर्ती होना था, लेकिन उन्हें कुछ शारीरिक दोषों के कारण नहीं चुना गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब स्टीव की मुलाकात बकी बार्न्स नामक अधिकारी से होती है। स्टीव उसे बताता है कि मैं सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे भर्ती किया जा सके। मुझे बार बार रिजेक्ट किया गया। तब बकी बार्न्स उससे कहता है कि मैं आज रात को ऐसी वस्तु दिखाऊंगा, इसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। यह एक ऐसा त्योहार है जहां आप भविष्य की चीजों को देख पाते हैं। अब वे रात में वहां घूमते हैं और आनंद भी लेते हैं। वहां उन्हें एक अजीब आदमी दिखाई देता है, लेकिन वे आनंद लेते रहते हैं। स्टीव खुद को सैन्य समूह फोटो में देखकर फिर से बार्न्स से कहता है, क्या मैं कभी सेना में शामिल हो पाऊंगा? नहीं। मुझ में अपने देश के लिए लड़ने का बड़ा उत्साह है और मैं मानता हूं कि इतना उत्साह किसी में नहीं होता। बार्न्स उसे कहते हैं, तुम ठीक नहीं हो स्टीव। अब उस स्थान पर चश्मा पहने एक डॉक्टर भी उनकी बातचीत सुनता है। वैसे भी स्टीव उसी समय जानता है कि भविष्य के लिए सैन्य अधिकारियों को वहां चुना जा रहा है। वह तुरंत फॉर्म जमा करने चला जाता है, लेकिन वहां एक आदमी उसे अयोग्य ठहरा देता है। जैसे जैसे आपके प्रपत्रों से पता चला कि आपको बार बार अयोग्य घोषित किया गया है, कोई तो कारण होगा। तभी वहां वह डॉक्टर प्रकट होता है जिसने उनकी बातचीत सुनी थी और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। वह डॉक्टर वैज्ञानिक भी था। उन्होंने स्टीव का साक्षात्कार लिया और वह अपने फॉर्म आईए पर मोहर लगाता है। यह फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका का संक्षिप्त रूप है। स्टीव स्वयं यह जानने में सक्षम नहीं है। अब दृश्य सैन्य बल का हो गया है। इस फोर्स के कमांडर घटनास्थल पर आते हैं। इसमें एक पुरुष कर्नल और एक लड़की एजेंट पैगी कार्टर है। अधिकारी वैज्ञानिक से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं, सेना को कई कार्य और ऑपरेशन सौंपे गए हैं। मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूं कि स्टीव बेहतर चयन है?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैज्ञानिक या वही डॉक्टर वहां विस्फोटक फेंकता है। यह देखकर सभी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि स्टीव वहां आकर उस ग्रेनेड पर लेट जाता है ताकि वह खुद भी बलिदान दे दें और बाकी लोग भी सुरक्षित रहे। इसे देखकर हर कोई गहराई से प्रेरित होता है और सैन्य कर्नल स्टीव को भर्ती करने के लिए सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी रेड स्कल नजर आ रहा है। वह अपने साथी के साथ काम करते हुए क्रिस्टलीय क्यूब की शक्तियों पर शोध कर रहा है और वह इसका उपयोग करते हुए ऐसी शक्ति निकालने की कोशिश करता है जो विमान को 4 या 5 दिनों तक उड़ान भरने में मदद कर सकता है। क्या कह रहा चूतिया? इसका मतलब है कि इसके लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है और वे हर लड़ाई में ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं, तो उन्हें जीत मिल सकती है। आखिरकार कई दिनों के संघर्ष के बाद लाल खोपड़ी के वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो क्रिस्टलीय घन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और यह उनके हथियारों में स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरी ओर सेना से पैगी कार्टर स्टीव को अपने शहर ले जाती है। इसका मतलब है जहां से स्टीव आया था। देख तो कैसे सर, क्योंकि वहां उस डॉक्टर की अद्भुत मशीन थी जो किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकता है और इसका आविष्कार सैन्य उपयोग के लिए किया गया था। इस मशीन का आविष्कारक वही रहस्यमयी आदमी था जिसे फेस्टिवल में देखा गया था। वे इसमें सीरम का प्रयोग करते थे जिसका आविष्कार उस डॉक्टर ने किया था, इसलिए इसके आविष्कारकों में उनका नाम भी शामिल हो गया और वही इसके रखरखाव का ख्याल रखता था। इस मशीन के माध्यम से स्टीव इस सुपर सैनिक उपचार के लिए यहाँ लाए थे। अब स्टीव को वीटा रेस चैम्बर में रखा गया है और इसे चालू करते हुए इसकी सेटिंग सेट की गई है। मशीन कंपन करती है और उसमें से कई वीटा किरणें निकलने लगती हैं। स्टीव अंदर चिल्ला रहा है क्योंकि उससे यह प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि वीटा किरण कक्ष केवल 70% किरणें ही पारित कर रहा था। मशीन से किरणें निकलने लगती हैं और स्टीव की चीखें भी तेज हो गई हैं। मशीन को बंद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन स्टीव चिल्लाकर कहता है, मुझ में साहस है, मैं इसे सहन कर लूंगा। इसमें वीटा किरणों का स्तर 100% तक बढ़ाएं। अब किरणों का आयतन 100% तक बढ़ गया है। वीटा रेस चैम्बर खुलते ही क्या किया यार तुम लोग ने? स्टीव को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि वह मस्कुलर हो जाता है और वह काफी दमदार नजर आ रहे हैं। तभी एक हत्यारा वहां आता है और डॉक्टर पर बंदूक तानकर सीरम चुरा लेता है जिसे स्टीव को शक्तिशाली बनाने के लिए इंजेक्ट किया गया था। वही सीरम जो उस वीटा किरण चैम्बर में उपयोग किया जाता है। डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए हैं। स्टीव उसके पास आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा और मैं वह सीरम वापस लाऊंगा। अब स्टीव उस हत्यारे के पीछे भागने लगता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन वह हत्यारा तेजी से अपनी कार से भाग रहा है। अब स्टीव अंततः कैप्टन अमेरिका में बदल गया था। वह तेजी से उसके पीछे भागने लगता है। वह हत्यारा अपनी कार को अलग अलग गलियों में घुमाता हुआ भाग रहा था, तो कैप्टन अमेरिका कोई साधारण नहीं था। वह ऊंची छलांग लगाते हुए दूसरों के पास चला जाता है। अब वह हत्यारा पानी में चला जाता है और अपने जलयान में भागने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ लेता है। लेकिन तब तक वह अपने शरीर में जहर घोल चुका था, तो वह जीवित नहीं बचता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वापस लौटने के बाद स्टीव को पता चला वह डॉक्टर अब नहीं रहा और सीरम चला गया था, इसलिए अमेरिकी सेना और अधिक सुपर सैनिक नहीं बना सकती। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि स्टीव कैप्टन अमेरिका होंगे और वह सभी सैनिकों का नेतृत्व करेगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सैनिक था जो अन्य सैनिकों से अधिक शक्तिशाली था। एक दिन एक सभा में कैप्टन अमेरिका को पता चला कि उसका अधिकारी बकी बार्न्स रेड स्कल की हिरासत में है, क्योंकि उन्होंने रेड स्कल और उसके सदस्यों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। कैसे हो सकता है ये? जिसमें वह स्वयं फंस गया। कैप्टन अमेरिका ने शुरू की तैयारी कि वह अपने दोस्त बकी बार्न्स और उसके सदस्यों को बचाने जाएगा। जैसे ही वह उस जगह में दाखिल होता है, फायरिंग शुरू कर दी जाती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका किसी तरह वहां तक पहुंचने का इंतजाम करता है। अंदर जाते हुए वह देखता है कि बकी स्ट्रेचर से बंधा हुआ है। वह शायद अपने पूरे होश में नहीं है और खोया हुआ है। कैप्टन अमेरिका वहां जाकर उसे रिहा कर देता है। इसलिए बार्न्स
कैप्टन अमेरिका को देखकर निश्चिंत हैं। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब बकी बार्न्स उसके शरीर को छूते हुए उससे कहता है, आप हट्टे कट्टे हो गए हैं। वे एक दूसरे को देखकर उत्साह महसूस करते हैं। जैसे ही वे उस स्थान को छोड़ने लगते हैं तो उस स्थान पर विस्फोट हो जाता है। सभी टाइमर चलने लगते हैं और सैन्य अधिकारियों के बीच गोलीबारी और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ कैप्टन अमेरिका और बार्न्स पुल पर पहुंचते हैं तो उनके सामने रेड स्कल भी होता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की ओर बढ़ते हुए उसे मारने जा रहा है, लेकिन कैप्टन अमेरिका खुद को बचाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? परिणाम स्वरूप रेड स्कल उग्र हो जाता है और वह अपना मुखौटा उतारकर आग में फेंक देता है तो उसका लाल चेहरा साफ दिखने लगता है। फिर रेड स्कल उस पुल को अलग कर देता है ताकि कैप्टन अमेरिका और बर्न्स आगे न बढ़ सकें। फिर वह अपने वैज्ञानिकों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब कैप्टन अमेरिका खुद को बचाते हुए बार्न्स और उसकी टीम को सेना में लाता है। उन्हें देखकर कर्नल और फोर्स को खुशी महसूस होती है। कैप्टन अमेरिका को प्रोत्साहित किया जाता है और इस खुशी के लिए एक पार्टी का भी आयोजन किया जाता है। कैप्टन अमेरिका इस पार्टी के अन्य सैन्य बलों से कहता है कि जब मैं उसे बचाने के लिए गया तो मुझे उस कमरे में एक मानचित्र दिखाई दिया जहां बार्न्स मोहित हो गया था। रेड स्कल ने इस पर कुछ देशों के झंडे चिपका दिए थे और यह इंगित करता है कि वह हमारे बाद हमारे देशों पर आक्रमण करेगा, इसलिए हमें इसके लिए सावधान रहना होगा। हम उन देशों को क्यों नहीं बचाते? हमें भी सम्मान मिलेगा और लोग हम पर भरोसा करने लगेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? वे सभी कैप्टन अमेरिका के साथ तैयार हो जाते हैं और वे अपने हथियार तैयार करने लगते हैं। वहां कैप्टन अमेरिका को एक नई ढाल दी गई है। अब कैप्टन अमेरिका अपनी सेना को चलती ट्रेन तक ले जाता है। इसमें रेड स्कल के वैज्ञानिक थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वे उसे पकड़ने के लिए वहां आए थे। कैप्टन अमेरिका पूरी सेना को ट्रेन में भेजता है, जबकि कुछ जवान ट्रेन में हैं। जब बार्न्स भी रस्सी के सहारे उस ट्रेन पर चढ़ रहा होता है, ट्रेन खतरनाक जगह पर चलती है और बार्न्स नीचे गिर जाता है। अब रेड स्कल का वैज्ञानिक उनकी गिरफ्त में है। जब कर्नल ने उससे पूछताछ की तो उसे पता चला कि रेड स्कल ने वास्तव में उन देशों पर हमला करने की योजना बनाई है और इसकी जानकारी उनके कैंप पर है। कैप्टन अमेरिका बिना देर किए अपनी फोर्स से कहता है कि हम बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचेंगे और वह जंगल और सुनसान इलाकों से गुजरते हुए बाइक चलाकर उनके अड्डे तक जाने लगता है। कैप्टन अमेरिका और उसके साथी संघर्ष के बाद अपने बेस तक पहुंचते हैं, जहां रेड स्कल को उनके आगमन के बारे में पहले से पता था। उसने अपना विमान तैयार कर लिया है और वह वहां से जाने वाला है। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन वह कैप्टन अमेरिका उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता है, इसलिए वह भी कार की व्यवस्था कर अपने साथियों का पीछा करना शुरू कर देता है। उस कार में कर्नल भी हैं और पैगी कार्टर भी हैं। कैप्टन अमेरिका तेजी से कार चलाते हुए उस विमान तक पहुंचता है। कैप्टन अमेरिका चुपचाप उसके विमान में प्रवेश करता है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। तभी रेड स्कल पीछे की ओर से प्रकट होकर उसके हाथ पर हमला करता है। उसके हाथ में एक लेजर गन है जिससे वह उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे, इसीलिए वह अपनी ढाल के माध्यम से उस लेजर के हमले को रोकता रहता है। रेड स्कल सामने आता है और वह उसके पैर खींचते हुए उसे नीचे गिरा देता है। कैप्टन अमेरिका भी यही करता है। वे एक दूसरे को गिरा रहे हैं, पैर और कमर पकड़ रहे हैं। रेड स्कल भी पीछे नहीं था और वह बराबर आक्रमण कर रहा था, तो कैप्टन अमेरिका उसे उठाते हुए एक मशीन पर फेंक देता है। नतीजा यह होता है कि विमान के सिस्टम में दिक्कत आने लगती है और वह नीचे गिरने लगता है। छोटी बच्ची हो क्या? अब रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को धकेलते हुए उड़ान नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच जाता है और वह विमान को सटीकता से सेट करते हुए फिर से उड़ाना शुरू कर देता है। फिर वह अपनी लेजर गन के साथ फिर से कैप्टन अमेरिका की ओर बढ़ता है और वह उसे धमकी देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने शरीर को मोड़ते हुए और अपनी गोलाकार ढाल का उपयोग करते हुए खुद को बचाता है। इस बीच क्रिस्टलीय घन कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया है और वह नीचे गिरने वाला है। फिर रेड स्कल उसे उठा लेता है। इसमें अधिक ऊर्जा होने से चिंगारी निकलने लगती है जो रेड स्कल के शरीर में घुस जाता है। फिर देखा जाता है वह लाल खोपड़ी इसके साथ गायब हो गई है। लेकिन सुन के अच्छा लगा।
वह शायद इसकी ऊर्जा को सहन करने में सक्षम नहीं है। क्रिस्टलीय घन विमान के नीचे गिरता है, जिससे उसका निचला हिस्सा पिघल जाता है। यह विमान से नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका विमान उड़ान नियंत्रण प्रणाली पर आता है। उसे पता चला कि रेड स्कल इस विमान के माध्यम से दूसरे देशों पर हमला करने वाला था, क्योंकि वहां ग्रेनेड और मिसाइलें भी थीं। कैप्टन अमेरिका को लगता है कि मेरे लिए कोई मौका नहीं बचा है। समय समाप्त होने पर विमान स्वचालित रूप से उस स्थान पर मिसाइल फेंकना शुरू कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा देश नष्ट हो जाए। इसलिए वह अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला करता है। तो वह इस विमान को ठंडे इलाके में क्रैश करा सकता है। इसलिए ब्लास्टिंग उसी स्थान तक सीमित रह सकती है और आबादी या किसी इंसान को कोई नुकसान न हो। इसलिए वह कॉल करते समय पैगी कार्टर को पूरी कहानी बताता है। वह पैगी, मैं अपना जीवन बलिदान कर रहा हूं। यहाँ पैगी दुखी है। वह शायद उसे पसंद करने लगी थी, या तो वह उसे पसंद नहीं करती होगी। लेकिन यह दृश्य बहुत भावुक था। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, आखिरकार कैप्टन अमेरिका अपने ही विमान को आर्कटिक क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। तो फिल्म की शुरुआत में ही देखने को मिला है कि उस शोध दल को ठंडे इलाके में दबे विमान में कैप्टन अमेरिका की गोलाकार ढाल मिली है। वो इस घटना से जुड़ा था। फिर उस मशीन के आविष्कारक को देखा जाता है जो पानी से क्रिस्टलीय घन ढूंढता है। फिर वे कहते हैं, यदि क्रिस्टलीय घन मिल सकता है तो हमारा कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं? अनुसंधान दल को जल्द ही कैप्टन अमेरिका भी मिल जाएगा, और उन्हें होश में लाया गया क्योंकि 70 साल बीत चुके थे। कैप्टन अमेरिका होश में आने के बाद स्थिर थे, क्योंकि उसके पास सीरम की शक्तियां थीं। जिस कमरे में उसे रखा गया है वह कमरा पुराना है, वहां एक रेडियो भी रखा गया है। तो कैप्टन अमेरिका सोचता है, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वह भविष्य में कैसे आया? लेकिन रेडियो पर किसी मैच की ताजा कमेंट्री चल रही है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मैं इस मैच का दर्शक था। ये कमेंट्री लाइव कैसे चल रही है? वह दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी मिलने के बाद उससे कहता है, ओह, तुम बाहर आए। हमने सोचा था धीरे धीरे आपको बताएंगे, तो आप भ्रमित ना हो। ठीक है, जान लिया है तो समझ भी लो। मुझे यह पसंद है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो इसी के साथ यह फिल्म यही समाप्त होती है। इसके आने वाले पार्ट मार्वल प्लेलिस्ट में आएंगे। मैं झुकेगा नहीं।